नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, एक लंबे अंतराल के बाद आज हम लोग एक बार फिर से क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के बारे में। यदि आप हमारे चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने हिस्टोरियोग्राफी के अलग अलग एस्पेक्ट पे पहले भी बात कर चुके हैं। तो उसी क्रम में हम लोग का आज बात जो होगा वह फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी के ऊपर होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आप यूजीसी नेट की तैयारी इतिहास विषय के साथ या फिर आप वुमेन्स स्टडीज़ के साथ करते हैं या फिर इंडियन कल्चर के साथ करते हैं, देन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर और भी जो वीडियोस पहले से मौजूद हैं आप उसको देखकर अपनी तैयारी को और मुकम्मल कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि बात करें फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की, तो मैंने आपको बताया था हिस्टोरियोग्राफी किसे कहते हैं। आपको पता होगा हिस्ट्री राइटिंग भी इसे कहा जाता है, हिस्टोरियोग्राफी भी इसे कहा जाता है, हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड भी इसे कहा जाता है। अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन हिंदी में हम लोग इतिहास लेखन के नाम से ही जानते हैं। तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या है और यह किस तरीके से चल करके आया और इसमें महिलाओं को केंद्र में रख कर के यदि इतिहास लिखा गया तो वो कौन महिलाएं थी, क्या क्या लिखा गया, कौन कौन से एस्पेक्ट को लिखा गया, कौन कौन से एस्पेक्ट को छोड़ा गया, और इसमें महिला आंदोलन का क्या कंट्रीब्यूशन है या फिर जेंडर हिस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, और फिर इसके जो स्पेसिफिकेशन है यानी कि इसकी जो स्पेशलिटीज़ है वो क्या क्या है, और उसके अलावा जो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे किन किन लोगों ने काम किया है और उनकी लिखी हुई किताबों के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो बारी बारी से जिक्र करेंगे। फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का जो लेक्चर है वह 2 हिस्सों में होगा। तो यह आज का अंक जो है पहला हिस्सा है। यदि इसकी बात करें टारगेट ऑडियंस की, तो यह लेक्चर कौन देख सकते हैं, तो आपको बता दूं जो लोग एमए के स्टूडेंट्स हैं, खासकर हिस्ट्री के या वुमेन्स स्टडीज़ के, वो देख सकते हैं। और स्पेशली जो इग्नू के स्टूडेंट हैं उनके यहाँ पेपर होता है MHI03 का हिस्टोरियोग्राफी का पेपर, उसमें यह पेपर पढ़ना है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है उसमें। उसके अलावा यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी हिस्ट्री के साथ कर रहे हैं या फिर वुमेन्स स्टडीज़ के साथ कर रहे हैं तब आप देख सकते हैं। इसके अलावा यदि आप नॉलेज सीकर हैं देन तब भी आप वीडियो को देख सकते हैं। मेरा नाम अमृत है और हमने यूजीसी नेट JRF किया हिस्ट्री में और इंडियन कल्चर में फिर किया था, और उसके बाद बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन और पीस स्टडीज़ में किया था। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता होगा फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी इसका नाम क्यों पड़ा। देखिए, जितने भी हम लोग हिस्टोरियोग्राफी पढ़े हैं, जैसे हम लोग मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़े थे, हालांकि उसको मैंने अभी चैनल पे डाला नहीं है, तो उसमें देखेंगे कि आप उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, उसका जो कंसर्न है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से है। उसी तरीके से यदि आप सबाल्टर्न को पढ़ेंगे तो उसमें उन लोगों को केंद्र में रखा गया जो समाज के निचले तबके से आते थे। महिलाओं को भी रखने की कोशिश की गई लेकिन वह सेंटर में नहीं रहे। खासकर लोअर कास्ट के लोग या आदिवासी को, दलितों को, इन सारों को केंद्र में रख करके लिखा गया। उसी के अलावा आप देखेंगे संप्रदायवादी इतिहास लेखन के बारे में, तो उसमें किसी खास कम्युनिटी को सेंटर में रखकर लिखा गया। यदि आप नेशनलिस्ट को देखेंगे तो नेशन को सेंटर में रखकर, पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री को सेंटर में रखकर लिखा गया। तो उसी तरीके से जब आगे बढ़ेंगे तो 1970 के दशक में जब यह शुरू होता है तो यहाँ पर महिलाओं को केंद्र में रख करके इतिहासकारों के द्वारा एक नए हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड की शुरुआत की गई। तो इसीलिए हम लोग इसको फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिए, यदि आप फेमिनिस्ट की बात कर रहे हैं, फेमिन की बात कर रहे हैं, तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि फेमिन अकाल नहीं, मतलब महिलाओं की यदि बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कंडीशन इन एंसेंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत में महिलाओं की क्या स्थिति रही, मध्यकालीन भारत में क्या रही, मॉडर्न इंडिया में क्या रही, और कॉन्टेम्प्ररी फेज़ में, अभी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में चूँकि हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद री राइट द वुमेन्स हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद इसमें यह भी पढ़ेंगे कि क्या वुमेन्स हिस्ट्री को एक्सप्लोर किया गया, तो नहीं, दरअसल सिर्फ एक्सप्लोर नहीं किया गया बल्कि उसको री एक्सप्लोर भी किया गया, क्योंकि पहले भी उस पर काम किया जा चुका है। और यह जो है 20 साल पहले, यानी 20 साल अभी से नहीं, अभी से तो आप 40 साल मान लो, 1970 के दशक के आसपास इसकी शुरुआत होती है।
तो देखिए, यदि हम लोग कंडीशन इन एंसेंट इंडिया की बात करें महिलाओं की, तो आपको पता होगा एंसेंट इंडिया की शुरुआत हम लोग हड़प्पन एज से आमतौर पर लेकर के चलते हैं और गुप्त काल कर लेकर चलते हैं। तो आप देखिएगा कि इस बीच में जो है महिलाओं की स्थिति में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आता है और बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लोग वेद की बात करें, वैदिक फेज़ में, हालांकि उसका किताबों के रूप में संकलन गुप्त पीरियड में हुआ, तो वेद श्रुति पर आधारित है, लेकिन उस समय में भी आप देखेंगे तो कुछ कुछ महिलाओं का जिक्र मिलेगा, जैसे अपाला, अघोषा, विदुषी, ये तमाम तरह की जो महिलाएं थी वो विदुषी महिलाएं थी, इंटेलेक्चुअल वुमेन थी, तो इनका आपको जिक्र मिलता है। लेकिन ये लोग भी कहीं ना कहीं सोसाइटी के हायर क्लास से एसोसिएटेड थी। तो यदि हम लोग वुमेन की बात कर रहे हैं तो वुमेन में भी जो साथियों कैटेगराइजेशन है, आप फिर यह नहीं कह सकते हैं कि एक वुमेन, मतलब वुमेन का मतलब यह नहीं कि सभी वुमेन एक हैं। सबका अपना अपना हिस्ट्री है, सबका अपना अलग अलग प्रॉब्लम्स रहे हैं, अलग अलग चैलेंजेस रहे हैं और उनके अलग अलग सॉल्यूशंस भी रहे हैं। तो हमको उसी के अनुसार जो है ध्यान में रख करके पढ़ना होगा। लेकिन जब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो अभी आप ओवरऑल लेकर के चलें। तो कंडीशन इन एंसेंट इंडिया की बात करें तो कुछ कुछ स्थिति ठीक थी, जैसे कि आप वैदिक काल में बात करें एक दो महिलाओं की, लेकिन उसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, वह एक्सेप्शन के तौर पे थी। उसके बाद आप जहाँ भी देखेंगे, मॉडर्न फेज़ में देखेंगे या फिर आप पोस्ट मॉडर्न में आएंगे या फिर आप गुप्ता में आएंगे, तो इन तमाम जगहों पे कहीं ना कहीं आपको महिलाओं की अनुपस्थिति दिखेगी। न केवल हिस्ट्री राइटिंग में बल्कि पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी आपको कम दिखेंगे। लेकिन सातवाहन डायनेस्टी को यदि एक्सेप्शनली देखा जाए तो आपको पता है कि उनका जो सोसाइटी था वो मातृसत्तात्मक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी था, और बाकी जो जितने भी सोसाइटी रहे उस दौर में सब ऑलमोस्ट जो है पैट्रियार्कल ही रहे हैं। तो कुछ कुछ एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन उस समय हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड में उसका भी जिक्र नहीं किया गया। तो एंसेंट इंडिया में कमोबेश स्थितियां खराब ही रहीं। आपको तो पता होगा गुप्त काल में तो यहाँ तक कहा गया कि महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाने लगा था, उससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं समझा जाता था। तो आप बताइए यह किस तरीके की डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी हमारे यहाँ, या फिर किस तरीके की महिलाओं की स्थिति थी, यदि उसके बारे में बात करें तो मेरा मानना यह है, या फिर फैक्ट के आधार पे, मेरा मानना कुछ नहीं, जो फैक्ट हम लोग हिस्ट्री पढ़े हैं उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, सामान्य तौर पे खराब थी, खासकर गुप्त काल वगैरह में। यदि मेडिवल फेज़ में देखेंगे तो मेडिवल फेज़ में सामान्य तौर पे मुस्लिम शासक ही आपको दिखाई देंगे। यदि हम लोग 1206 से दिल्ली सल्तनत से लेकर के यदि आप 1757 तक प्लासी की लड़ाई तक यदि बात करें, तो इसके साथ साथ हम लोग यह भूल जाते हैं प्रोविंशियल किंगडम भी चल रहा था, तो उसमें सभी के सभी मुस्लिम शासक नहीं थे, लेकिन स्थितियां महिलाओं की कमोबेश सभी जगह एक ही थी। यहाँ पर भी आपको कमोबेश बहुत कम महिलाएं देखने को मिलेंगी। लेकिन यदि हम लोग एंसेंट इंडिया के कंपैरिजन में करें तो यहाँ पर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री में महिलाएं मिल सकती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रजिया सुल्तान को आप देख सकते हैं दिल्ली सल्तनत में, और फिर आप शाह तुर्कान को देख सकते हैं। फिर आप मुग़ल हिस्ट्री में आएंगे तो आप देखेंगे नूरजहाँ ने जुनता गुट भी बनाया था, और नूरजहाँ हैं, मेहरू निसा शायद उन्हीं को कहा जाता था। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारी महिलाएं रही हैं मुग़ल फेज़ में, और दिल्ली सल्तनत में तो बहुत कम रही हैं, लेकिन मुग़ल फेज़ में आपको देखने को मिलेंगी। तो आप यदि कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा यहाँ पर मिल सकता है, लेकिन हिस्ट्री राइटिंग में उनका भी जिक्र बहुत कम मिलता है। मतलब जो मध्यकालीन भारत का इतिहास लिखा गया उसमें वुमेन को सेंटर में रख करके जब लिखा जाने लगा तो बहुत कम ही जिक्र आपको मिलेगा। लेकिन आप देखिए यहाँ पर गुलबदन बेगम आपको किताब लिखते हुए दिखाई देंगी, हुमायूं नामा अपने भाई के ऊपर उन्होंने किताब लिखा। तो कुछ कुछ स्थितियाँ सुधरी। और मॉडर्न इंडिया में यदि आएंगे तो हम लोग सामान्य तौर पे मॉडर्न इंडिया उसको मानते हैं कॉलोनियल फेज़ के बाद को, यानी कि जब ब्रिटिशर्स का आगमन हो जाता है और 1757 में लड़ाई होती है प्लासी की लड़ाई, तो वहाँ से हम लोग उसको जो है मॉडर्न इंडिया के तौर पे कंसीडर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जब खासकर कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, उससे पहले यदि हम लोग चले 1857 की लड़ाई में, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी महिलाएं देखने को मिल सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई मिल सकती हैं, उदा देवी मिल सकती हैं, बेगम हज़रत महल मिल सकती हैं, और उसके अलावा भी अलग अलग जगह पे अलग अलग महिलाओं ने उस समय लड़ाइयाँ लड़ी। तो यहाँ से जो आपको रेशियो देखने को मिलेगा वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलेगा। और
रेशियो में यदि बात करें तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट होता है, आपको वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पर भी यदि आप हिस्ट्री राइटिंग की बात करें, खासकर देखिए 1885 के बाद जब एक क्रमबद्ध तरीके से जब आंदोलन चलने लगा हमारे यहाँ, क्या बोल सकते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का, तो उसमें बहुत सारी महिलाएं चल करके आती हैं, मतलब सैकड़ों की संख्या में नाम है। आप जानते होंगे सभी को, नलिनी सेन गुप्ता हो या सरोजनी नायडू हो, एनी बेसेंट हो, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन यहाँ पर भी जब आप मॉडर्न इंडिया को जब इतिहास के तौर पे लिखा गया हिस्ट्री राइटिंग में, तो यहाँ पर भी वुमेन को सेंटर में नहीं रखा गया, यहाँ पर भी जो है मेल सेंट्रिक हिस्ट्री ही लिखा गया। तो यहाँ पर भी आपको समस्याएं दिखेंगी। उसके अलावा यदि आप कॉन्टेम्प्रेरी एरा में चलें तो कॉन्टेम्प्रेरी एरा का मतलब 1947 के बाद, यानी आज़ादी के बाद हमारे यहाँ 3 साल बाद संविधान लागू हुआ। तो संविधान लागू होने के पश्चात फिर महिलाओं को अलग अलग तरीके के अधिकार मिले, जो कि पुरुषों को जो अधिकार मिला वो सेम अधिकार महिलाओं को भी मिला संविधान लागू होने के बाद। तो महिलाओं की भागीदारी निश्चित तौर पे बढ़नी ही थी, तो बढ़ी भी। लेकिन उसके बावजूद भी फिर से जब इतिहास लिखा गया तो हिस्ट्री राइटिंग ट्रेंड में फिर से उनको सेंटर में नहीं रखा गया। तो कॉन्टेम्प्रेरी एरा में आप जाते जाते देखेंगे तो आज़ादी 1947 में मिली, और 1970 के दशक में जो है फेमिनिस्ट लोगों ने, खासकर फेमिनिस्ट लोग वह हैं जिन लोगों ने महिलाओं से संबंधित मुद्दे उठाए और उन पे लिखना, उनके अधिकारों के लिए बोलना शुरू किया। उसमें महिला पुरुष दोनों हो सकते हैं, मतलब फेमिनिस्ट होने के लिए किसी खास जेंडर का होना जरूरी नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप देखिए 1970 के दशक से जब आंदोलन होना शुरू हुआ, तब जाकर के इतिहासकारों के दिमाग में यह बात आई कि इस मुद्दे को भी, यानी महिलाओं को भी सेंटर में रख करके हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत की जा सकती है। यह यहाँ के हिस्टोरियंस का कमाल नहीं है, कमाल यहाँ के लोगों का। हिस्टोरियंस की सबसे बड़ी दिक्कत यह रही है कि खुद से नहीं किए, जब उनको मूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया तो उसके ऊपर उन्होंने लिखा, खुद से अंदर एक्सप्लोर करके नहीं, जैसे हम लोग आर्कियोलॉजी में करते हैं। तो इसमें फेमिनिस्ट लोगों का ही कंट्रीब्यूशन है। तो आगे चल करके इसमें फिर लिखने की शुरुआत हुई। रीराइट द वुमेन्स हिस्ट्री की बात इसलिए की जाती है क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि अचानक से हुई, पहले भी लिखा गया, कुछ न कुछ तो लिखा ही गया, और उसको इतिहास का रूप नहीं दिया गया, इसलिए उसको रीराइट करने की भी ज़रूरत है, यानी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत तो है ही, और री एक्सप्लोर करने की भी ज़रूरत है, यानी पहले कैसे लिखा गया और अब कैसे लिखे जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे जुड़ी हुई हैं। आपको ज़्यादा पढ़ना है वुमेन कंडीशन इन एंशिएंट इंडिया, तो आप एंशिएंट इंडिया का वीडियो देख कर पढ़ सकते हो, यहाँ पर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट वुमेन इन मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी से शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ बातें आप और जान लीजिए। जैसे देखिए, इतिहास तो पहले से लिखा जाता ही रहा, लेकिन उसमें कुछ जब परेशानियां आती रहीं, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि भारत में जो है भारतीय इतिहास का जो संबंध है महिलाओं के साथ, वो 2 तरीके का संबंध है। एक तरफ आप देखेंगे हिस्ट्री पढ़ने के दौरान तो महिलाएं आपको दिखेंगी भी, और दूसरे तरफ नहीं भी दिखेंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम जो हमेशा रहा वह यह कि फेमिनिस्ट अप्रोच के साथ आपको लिखता हुआ कहीं नहीं दिखाई देगा। यदि आप नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी महिलाओं का जिक्र मिलेगा थोड़ा बहुत, खासकर एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, लेकिन वहाँ पर भी उनको सेंटर में रख करके नहीं लिखा गया। तो ये सारी समस्याएं तो हमेशा से रही हैं। आगे इसमें आप लिख सकते हैं, मतलब आप लिखते चलेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। और आपको इस क्लास का पीपीटी चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप कुसुम नेट क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको पीपीटी वहाँ से आसानी से मिल सके। एक सेकेंड में चार्ज कर। जी, आगे इसमें हम लोग यदि बात करें तो देखिए,
हिस्ट्री का संबंध है कहीं ना कहीं पावर से रहा, इस बात को आपको देखना होगा, क्योंकि सामान्य तौर पे हिस्ट्री लिखा गया तो पॉलिटिकल हिस्ट्री लिखा गया और उन लोगों का ही लिखा गया जो सत्ता में रहे, जो सत्ता से बेदखल हुए उनका इतिहास सामान्य तौर पे नहीं लिखा गया। लेकिन यदि हम लोग फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी समस्याएं भी आपको दिखेंगी, और वह इस तरीके की समस्याएं कि एकदम से आप यह नहीं कह सकते कि वो लोगों के ऊपर लिखा ही नहीं गया, और एकदम से आप यह भी नहीं कह सकते थे कि उन लोगों के ऊपर लिखा ही गया। और इतिहास के दो रेखाएं होती हैं, एक को लीनियर कहते हैं और एक को कहते हैं साइक्लिकल थ्योरी, जो स्पेंगलर ने दिया था। तो भारतीय इतिहास लेखन में सामान्य तौर पे जो है, जिसे हम लोग साइक्लिकल थ्योरी कहते हैं, वो शुरुआत से चलता रहा। लेकिन हमारे यहाँ हिस्ट्री राइटिंग पे सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट रहा वो इम्पैक्ट रहा है कॉलोनियल पीरियड का। तो वहाँ से जो चीज़ें चल करके आई वह आई लीनियर ट्रेडिशन, यानी एक रेखीय ट्रेडिशन, मतलब जो कि भारतीय ट्रेडिशन के ठीक उलट थी। तो इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि सारा चीज़ मिक्स हो गया। मतलब हमारे यहाँ पहले से चक्रीय का मतलब क्या है, हम लोग का यह मानना था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, मतलब अभी जैसा चल रहा है वैसा ही पहले कभी चला होगा या फिर वैसा ही कभी फिर आएगा। लेकिन लीनियर में ऐसा नहीं है, एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, जैसे कि आप मतलब सोर्सेज को लेकर यदि बात करें तो आप देखेंगे राजतरंगिणी जो कल्हण के द्वारा लिखा गया वो पहला मतलब हिस्टोरिक बुक माना जाता है इंडियन हिस्ट्री राइटिंग में। उसके बाद आप देखेंगे हर्षचरित ने बाणभट्ट लिखा या पुराणों का इतिहास लिखा। इन तमाम सारे चीज़ों में जो है आपको हिस्ट्री का साइक्लिकल थ्योरी ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चल कर के आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हिस्ट्री राइटिंग लिखने के लिए न केवल राजतरंगिणी और हर्षचरित और पुराण जैसे जो टेक्स्ट मौजूद हैं वह केवल महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वह भी महत्वपूर्ण हैं जो हमारे सोसाइटी में मिथक रहे, कोई रिलीजियस टेक्स्ट रहे या फिर किसी अन्य तरीके का लिटरेरी टेक्स्ट रहा, वह भी हमारे लिए कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है। और खासकर देखेंगे कि मिथकों में या धार्मिक ग्रंथों में जो है हमारे कल्चरल इश्यूज़ को, रिलीजियस इश्यूज़ को या सोशल इश्यूज़ का ही उसमें जिक्र मिलता है, या फिर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी का भी जिक्र मिलता है। तो आप फिर कैसे मतलब सोर्सेज को डिफाइन करेंगे कि किसको लेकर के हिस्ट्री को लिखा जाए। तो इतिहास का जो है डॉक्यूमेंटाइजेशन करने में, यानी उसका दस्तावेजीकरण करने में भी अलग अलग तरीके की समस्याएं आने शुरू हो गई। तो खासकर जो ऑफिशियल हिस्ट्री लिखा गया वो भी कहीं ना कहीं वो बाइस्ड फ्री नहीं था। यदि बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा तो बाइस्ड फ्री होने की गुंजाइश कम होगी, और यदि हम लोग उसका चूँकि मुकाबला भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, मुकाबला इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि लोकल हिस्ट्री की यदि बात करें तो उसमें मिथ और ये जो कहानियाँ चल रही थी, किस्से चल रहे थे, यही सारे हमारे पास सोर्सेज के तौर पे उपलब्ध थे। क्योंकि जो राजा थे उनके पास तो बाकायदा हिस्टोरियंस होते थे प्रोफेशनली, तो उनका वो दोनों compete नहीं कर सकते थे। जो राजा के पास इतिहासकार थे और जो हिस्ट्री राइटिंग लिखी जाती मिथ के आधार पे, तो जो ओरल ट्रेडिशंस थे और जो रिटन ट्रेडिशंस थे, तो ओरल ट्रेडिशंस रिटन ट्रेडिशंस का मुकाबला नहीं कर सकते थे। तो सोर्सेज को लेकर के भी अलग अलग तरीके की समस्याएं, क्योंकि ओरल ट्रेडिशन में कई बार महिलाओं की बात की गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि एक ग्रंथ रहा है और उस ग्रंथ को बोला गया है थेरी गाथा, और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। यह छंद है, इसमें भिक्षुणियों के गीत हैं, यानी भिक्षुणी और भिक्षुणी जो होते थे, भिक्षुक और भिक्षुणी, तो भिक्षुणियों के द्वारा जो गीत गाए हैं वह दरअसल इसमें कंपाइल्ड किया गया है। और इस तरीके का सोर्सेज आप देखेंगे यदि पूरे दुनिया में ढूंढ कर देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा गाए गए गीत का प्राचीनतम जो एंशिएंट संकलन, उसका जो है कंपाइलेशन, तो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इसको सोर्स मान करके उस तरीके से हिस्ट्री नहीं लिखा गया, और इसको खासकर कनेक्ट कर दिया गया एक तरीके के एक रिलीजन से, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब महिलाओं की हम लोग बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में किसी एक खास कम्युनिटी के या खास जाति की महिलाएं थी नहीं, सभी लोग थे। तो महिलाओं की हिस्ट्री राइटिंग लिखी जाती, लेकिन उसको सेंट्रलाइज नहीं किया गया। सोर्सेज भी कुछ कुछ हमारे पास मौजूद थे। जातक कथाओं की बात करें
तो जातक कथाओं में भी जो है जिक्र किया गया है, खासकर जो समाज के पिछड़े लोग रहे, पुरुष हों या महिलाओं हों, इन सब का उसमें अलग अलग तरीके से जिक्र किया गया है। लेकिन फिर भी इसको जो है हिस्टोरियंस बौद्ध अप्रोच के साथ ही मानते हैं, तो इसको भी इन्होंने सेंटर में रख करके लिखने का काम नहीं किया। तो ये सारी समस्याएं तो आती रही हैं हिस्ट्री राइटिंग में सोर्सेज होने के बावजूद भी हम लोग जो है तय नहीं कर पाए। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। यदि हम लोग मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो आपको पता होगा कि मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के साथ साथ ही शुरू होती है। तो पहले कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग शुरू होता है, जिसमें भारत के ऊपर खूब लिखा गया, भारत के सोशल इशूज़ के ऊपर खूब लिखा गया। आप देखेंगे जेम्स मिल ने लिखा है, और यहाँ के महिलाओं के कंडीशन पे भी लिखा। लेकिन एक बायसनेस आपको दिखेगा, क्योंकि इंडिया के बारे में लोग मानते थे कि भारत के लोग बिल्कुल ही अनसिविलाइज्ड थे और हम लोग उनको सिविलाइज करने आए थे। आपको इस पे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी का वीडियो देख सकते हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आप समझ पाओगे। तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जब चल करके आया तो उसमें 1950 तक जो है सबसे ज़्यादा हावी रहा नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग, क्योंकि उससे पहले कॉलोनियलिस्ट आया था, उसी के अगेंस्ट में आया नेशनलिस्ट, और इसके अगेंस्ट में आएगा कम्युनलिस्ट, जो कि जिन्ना की हिस्ट्री राइटिंग है। तो अब देखिए नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग आया तो उसने 1950 तक जो है डोमिनेट करके रखा, आज़ादी तक। और इनका जो प्राइमरी फोकस होता था वो पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री पे होता था, ध्यान रखिएगा। तो जब पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री पे होता होगा तो ये लोग किसका जिक्र करेंगे? पॉलिटिकल हिस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा राजा का जिक्र करेंगे, राजा ने कौन सा युद्ध लड़ा, कहाँ जीता, कौन सा हथियार का प्रयोग किया गया, कितनी सेनाएँ थीं, कहाँ युद्ध लड़ा गया, कितने दिनों तक युद्ध चला, कौन कौन से किस किस्म के तलवार यूज़ किए गए, कहाँ से वो तलवार बनते थे, घुड़सवार सेना कितनी थी, पैदल सेना कितनी थी, कौन जीता, कॉन्क्वेस्ट के बारे में ये सारी चीज़ें बताएंगे। इन्वेजन, किसने कितनी बार इन्वेजन किया, जैसे आप देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में या फिर मोहम्मद गजनवी के जितने इन्वेजन्स हुए हैं उसको हिस्ट्री राइटिंग में किस तरीके से जगह दी गई है। तो वह सब पॉलिटिकल और कल्चरल हिस्ट्री पे ही। आप देखिए गणेश पूजा को लेकर तिलक जो हैं किस तरीके से लिखते हैं, या कल्चरल हिस्ट्री के ऊपर वह किस तरीके से लिखते हैं। तो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस जिनका दबदबा 1950 तक रहा, उन्होंने सामान्य तौर पे जो है वह भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री पे ही फोकस किया। इस चक्कर में क्या हुआ कि इस चक्कर में महिलाओं को केंद्र में रख करके नहीं लिखा गया, ना कास्ट को रख कर लिखा गया, ना लोअर कास्ट को। अभी मतलब नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग है, धीरे धीरे कर करके जो है इम्प्रूवमेंट आता है, अचानक से नहीं। देखिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्री, यदि कॉलोनियल हिस्ट्री की बात करें तो वो लोग इस मामले में सोशल हिस्ट्री थोड़ा सा वो लोग फोकस किए थे। इस मामले में आप माने या नहीं माने, कहा जाता है कि सोशल हिस्ट्री का जो है शुरुआत कहीं ना कहीं उन लोगों ने लिखने का काम किया, और कुछ मतलब जो छोड़ दिया गया था उसको उन्होंने लिया। सामाजिक सुधार से रिलेटेड हो या धार्मिक सुधार से रिलेटेड चीज़ें हों, उसको उन्होंने लिखने का काम किया, ठीक है। और बाद में आगे चल कर के जो है मतलब इन्होंने सामाजिक आंदोलन का इतिहास लिखा, किन लोगों ने? कॉलोनियल लोगों ने, कि सोशल मूवमेंट कैसे रहे। लेकिन आगे चल कर के जब मार्क्सिस्ट आएंगे तो सोशल मूवमेंट नहीं लिख करके वह लिखेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस या सोशल इंस्टीट्यूशंस का हिस्ट्री। तो वो आगे हम लोग इसको देखते हैं, पहले यहाँ से समझते हैं। तो देखिए इन लोगों ने जो है, ये लोग लिबरल तो थे ही, और इमेजिनेटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में लिखा गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पर भी लिखा गया। और नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने, उनका तो फेवरेट एरिया रहा है भाई कल्चरल हिस्ट्री, तो कल्चरल हिस्ट्री भी इन्होंने लिखा। मूल तौर पे इन्होंने R.K. मुखर्जी ने, R.C. मजुमदार ने और K.P. जायसवाल ने, इन तीनों ने मिल करके खूब काम किया, ठीक है। और इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर करके वॉल्यूम्स भी छापे गए आगे चल करके। इसका मतलब इसका जो एडिटर थे वो R.C. मजुमदार थे। R.C. मजुमदार ने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्ट्री भी लिखा, लेकिन इन्होंने बंगाल सेंट्रिक कर दिया था तो उस किताब को छापा नहीं गया। बाद में इन्होंने खुद से ही छपवाया उस किताब को। बाद में आगे चल करके ताराचंद को अपॉइंट किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, उस समय की भारत की सरकार के द्वारा। आप ये पार्टी का नाम नहीं कह सकते हैं। तो R.C. मजुमदार ने इस किताब का मतलब एडिट किया और इसको भारतीय विद्या भवन से पब्लिश किया गया, बॉम्बे से 1956 से लेकर 63 के बीच। तो आप देखिए इस समय नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग में कितना पॉलिटिकल और कल्चरल इश्यूज़ पे फोकस्ड किया गया है।
तिलक ने तो तिलक जो है एक तरीके का मिलिटेंट नेशनलिस्ट उनको कहा जाता है। उन्होंने तो यहाँ तक मतलब आर्गूमेंट दिया अंग्रेजों के खिलाफ कि लेबर जो है मतलब लेबर में अलग अलग तरीके का डिवीज़न नहीं है, वह सबको एक ही मानते थे। और वो कहते थे कि भारतीय सभी मतलब पूरा का पूरा भारतीय समुदाय जो है वो लेबर था और अंग्रेज जो हैं उनके मास्टर थे, उनके मालिक थे। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें कई सारी बातें आपको झूठी भी लग सकती हैं, कई सारी बातें छुपाई भी गई नेशनलिस्टों के द्वारा। आप देखिए इंडिया में तो मतलब लेबर की यदि बात करें, फार्मर्स की बात करें तो उसमें अलग अलग कैटेगराइजेशन रहा। यदि कास्ट की नहीं बात करें तो यह तो बात कर सकते हैं फ्यूडल लॉर्ड अलग रहे हैं, मतलब सामंत और एक जो नॉर्मल किसान है या जो खेत वाला किसान है और खेती करने वाला किसान है, उनकी स्थिति एक जैसे कैसे हो सकती है। तो तिलक का यह आर्गुमेंट कि लेबरर्स जो रहे हैं इंडियन वह एक ही तरीके के रहे हैं और ब्रिटिशर्स उनके मास्टर रहे हैं, आर्गुमेंट बहुत ज़्यादा मतलब आपको आप वैलिडेट नहीं कर पाएंगे इसको, यह मतलब बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये कह रहे हैं ऑल इंडियंस वेयर लेबरर्स और रादर शूद्राज एंड स्लेव्स एंड ब्रिटिशर्स वेयर ओनली मास्टर, यानी कि पूरे इंडियंस जो है मजदूर थे, इवन कि शूद्राज और गुलाम जो यहाँ के थे वो सब एक जैसे थे और ब्रिटिशर्स उनके मास्टर थे। तो अपने आप में मतलब आपको सही आर्गुमेंट नहीं लगेगा, लेकिन लोगों को कनेक्ट करने के लिए इन्होंने इस तरीके का आर्गुमेंट दिया। कनेक्ट क्या मतलब कलेक्ट करने के लिए कि किस तरीके से भीड़ इकट्ठा किया जाए नेशनलिज्म के नाम पे। Some of issues explored under the rubric were the history of social reform and religious revivalist movement, mostly within the framework of bibliographical narratives of the main spread heading the movements। कहता है कि आगे चल करके जो सोशल रिफॉर्म और रिलीजियस रिफॉर्म और पुनरुत्थानवादी जो आंदोलन है उसका इतिहास तो लिखा गया, लेकिन उसमें भी जो है बिबिलियोग्राफिकल नैरेटिव्स लिखा गया, मतलब बायोग्राफिकल नैरेटिव्स, यानी किसी व्यक्ति का यदि लिखा गया इतिहास मतलब उनका जीवन, तो उससे उनमें ही जो है सोशल मूवमेंट का जिक्र किया गया उस आधार पे, और वो भी जो है मेन सेंट्रिक था। ठीक है, उसमें भी महिलाओं का कम लिखा गया। फाइनली इन द डेकेड्स आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्सिस्ट अप्रोच सोशल हिस्ट्री बिकेम द हिस्ट्री ऑफ सोशल फॉर्मेशन। और आगे चल करके जब मार्क्सिस्ट अप्रोच हिस्ट्री राइटिंग आया तो उसमें सोशल हिस्ट्री जो है वह हिस्ट्री ऑफ सोशल फॉर्मेशन का रूप ले लेता है, मतलब उसका फॉर्म चेंज हो जाता है। और यह वीडियो चूँकि फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पे है तो ये आपको बैकग्राउंड जानना ज़रूरी होगा कि यार आखिर क्यों शुरुआत करने की क्यों ज़रूरत पड़ गई। सम ऑफ द इशूज़ ये तो हम लोग अभी पढ़ें। डी कोसाम्बी ने जो है आगे चल करके इस फील्ड में दो बहुत ब्रिलियंट मतलब बहुत शानदार आर्टिकल और किताबें उन्होंने लिखी, और उसके आधार पे जो है मतलब 1950 के दशक की बात है, 1950 के दशक में उन्होंने किताबें लिखी जिसमें उन्होंने जो है मूल तौर पे बताया प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि प्रोडक्शन का क्या क्या नेचर रहा, नेचर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बताया। उसके अलावा पॉलिटिकल एंड जो है सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताया कि उन दोनों के बीच में किस तरीके के संबंध रहे, उसका एक एनालिसिस किया, उसके बारे में बताया। उसके बाद आप देखेंगे कि 1970 से लेकर के 1980 का बीच का जो पीरियड रहा है एक वैसा पीरियड रहा है जिस समय इंडिया में खूब डिबेट रहा, इस बात को लेकर डिबेट रहा कि यार फ्यूडलिज्म है या नहीं है। ठीक है, तो फ्यूडलिज्म के लेकर मुद्दे आए, और आपको पता 1950 से पहले जब हिस्ट्री राइटिंग की बात कर रहे हैं 1950 तक वो हावी रहा। अब तिलक तो मर चुके हैं बहुत पहले, आपको पता हो 1920 में शायद वो मरे हैं। ठीक, इसका मतलब क्या, उससे पहले वो गणेश पूजा और कल्चरल हिस्ट्री पे जो बात कर रहे थे वह सब नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग में ही आता है, ध्यान रखिएगा। यह नहीं कि मतलब 1950 में शुरू हुआ, उस समय तक वो हावी रहा, यह ध्यान रखिएगा। तो मार्क्सिस्टों ने जो क्या किया, डी कोसाम्बी ने जो क्या किया कि पॉलिटिकल और जो सोशल इंस्टीट्यूट रहे हैं उनके बीच का जो रिलेशन रहा है उसको उन्होंने बहुत विस्तार में एक एनालिसिस किया और उसी को अपना आधार बनाया। और 70 से 80 के मतलब 70 के अंतिम दशक और 80 का शुरुआती दशक, इस बीच में जो है शुरुआती नहीं 80 का दशक पूरा ले लो तो भारत में डिबेट चलता रहा फ्यूडलिज्म को लेकर है या नहीं है। तो इसमें मतलब आपको पता है कि इसमें सामंती जो उत्पादन था, फ्यूडल प्रोडक्शन था, उसके ऊपर वह मेन इश्यूज बन गया और वह मार्क्सिस्ट हिस्ट्री राइटिंग का सेंटर भी था। आपको पता होगा कि इकोनॉमिकल हिस्ट्री की बात उन्होंने खूब की है, उसी को सेंटर में रख करके लिखा है। तो इन्होंने लिखा तो ज़रूर,
लेकिन दिक्कत यह हुआ कि इकोनॉमिकल प्रोडक्शन में मतलब फ्यूडल प्रोडक्शन में या फिर इकोनॉमिकल प्रोडक्शन में महिलाओं के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए और उनकी क्या मतलब स्टेटस रहा उसमें और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वह इन्होंने जिक्र नहीं किया। इसलिए प्रॉब्लम यह आया कि इन्होंने कहा कि यार फ्यूडल प्रोडक्शन तो था ठीक है, लेकिन महिलाओं का भी इतिहास वही था जो पुरुषों का था। तो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ फेमिनिस्टों को, क्योंकि कभी भी किसी भी दौर में एक जैसी स्थिति तो नहीं हो सकती है। हाँ, जब हम लोग एक तरीके से ट्रीट करेंगे, एक रूल्स होगा, एक रेगुलेशंस होगा, एक तरीके का उनके साथ स्टेट बिहेव करेगी, तब फिर जा कर के हो सकता है एक लंबे अंतराल के बाद, लेकिन अभी तो नहीं। तो यह डिबेट इस समय फ्यूडलिज्म को लेकर चलता रहा, लेकिन इन्होंने फिर वही गलती किया कि मेल सेंट्रिक ही रहा और मेल के प्रॉब्लम्स को ही फीमेल का प्रॉब्लम भी इन्होंने समझा कि यार देखिए जो पुरुषों के साथ समस्याएं थी वो महिलाओं के साथ थी, लेकिन फेमिनिस्टों के साथ तो प्रॉब्लम मतलब उनका तो ज़रूरत और उनका जो कंसर्न तो यही था कि हमें सेंटर में रख करके हमें अलग करके लिखा जाए, हमारे दृष्टिकोण से लिखा जाए। तो वह चीज़ें यहाँ पर भी नहीं मिली। तो यहाँ पर भी आपको जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा सॉरी। तो इसीलिए जो है आगे चल करके फिर से यह मूवमेंट आगे बढ़ेगा। अब जब यह मूवमेंट आगे बढ़ा तो आगे चल करके जो है निम्न वर्ग को रख करके जो है सेंटर में लिखा गया, जैसे स्लेब्स को रख करके सेंटर में लिखा जाना, यहाँ के दास जो थे गुलाम मतलब वही स्लेब्स को, और दास में अलग अलग प्रकार के गुलाम थे, शूद्रों को सेंटर में रख करके लिखना, शूद्राज को या चांडाल को। आपको पता है चांडाल टर्म जो है कब आया है, गुप्त काल में। तो चांडाल को लिखना मतलब उनके बारे में उनको सेंटर में रख कर लिखना, या फिर लोअर क्लास को सेंटर में रख कर लिखना, लोअर कास्ट को सेंटर में रख कर लिखना, इन सारे चीज़ों को सेंटर में रख कर के लिखने की जब बात आई तो इस पे लिखा भी गया। लेकिन इसमें फिर से दिक्कत क्या आया कि इसमें भी मेल और फीमेल को इक्वल करके ही मापा गया। मतलब मेल और फीमेल के बीच में जो असमानताएं रही हैं, अनइक्वालिटीज़ रहे हैं, राइट्स, ड्यूटीज, चैलेंजेज एंड सॉल्यूशंस, इन सारे बेसिस पे उसको इसमें अलग अलग कर करके नहीं दिखाया गया। तो फिर से यह समस्याएं यहाँ पर भी चल करके आई। आप देखिए सवाल्टर्न हिस्टोरियोग्राफी की बात करें तो सवाल्टर्न में ही ये तमाम सारी बातें की गई हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। दास कर्मकार के बारे में, शूद्रा के बारे में, चंडाल्स के बारे में, ये सारी चीज़ें की गई, ये सब ठीक है। लेकिन वही है अनइक्वल जो जेंडर रिलेशंस रहे हैं उसको आपने हाईलाइट नहीं किया। फिर से आपने कहा कि अरे नहीं नहीं, दलित पुरुषों को प्रॉब्लम वही थे जो दलित महिलाओं को थे, और दलित महिलाओं को वही अधिकार थे जो दलित पुरुषों के थे। अलग अलग कर करके नहीं लिखा गया, ठीक है। और ये आगे आप जब फेमिनिज्म जब हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी पढ़े हैं, तो उसमें भी फिर अलग अलग डिवीज़न आएगा, फिर वहाँ पर आपको अलग चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सवाल्टर्न में भी कहीं ना कहीं हमें यह प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। दे ब्राउट इन टू द फ्रेम ऑफ हिस्ट्री द लाइव्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल सच एज पीजेंट्स, ट्राइबल्स, एंड दे टू फोकस्ड ऑन पीजेंट्स मैन एंड ट्राइबल मैन। यानी उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, क्या किसान पे फोकस तो किया लेकिन पुरुष किसान पे, ट्राइबल मैन पे फोकस किया, यानी आदिवासियों पे फोकस तो किया लेकिन आदिवासी पुरुषों पे, विदाउट इवन बीइंग कॉन्शियस दैट देयर कुड बी सवाल्टर्न्स विद इन सवाल्टर्न्स। यह टर्म समझिए, सवाल्टर्न के अंदर भी तो सवाल्टर्न हो सकते हैं। तो यदि आप ट्राइबल मैन को सवाल्टर्न मान रहे हैं, ट्राइबल कम्युनिटी को, और ट्राइबल कम्युनिटी को सवाल्टर्न मान करके आपने ट्राइबल मैन के बारे में केवल लिख दिया, तो ऐसे कैसे होगा? वो तो मतलब पूरा का पूरा ट्राइबल कम्युनिटी तो सवाल्टर्न है ही, लेकिन उसमें भी ट्राइबल वुमेन जो हैं वो सवाल्टर्न हैं। तो सवाल्टर्न विद इन सवाल्टर्न की बात नहीं की गई सवाल्टर्न में, तो ये प्रॉब्लम्स चल करके आए। देयर राइटिंग वॉज एज मेल सेंटर्ड एज अर्लियर नेशनलिस्ट और मार्क्सिस्ट हिस्ट्री हैड बीन। यानी जैसे नेशनलिस्टों ने और मार्क्सिस्टों ने गलती की थी वही गलती इन्होंने भी किया। इट इज़ आयरोनिक दैट इवन अ सर्टेन स्पेस वॉज ओपनिंग अप फॉर अ हिस्ट्री ऑफ द पावरलेस। द मोस्ट पावरलेस अमंग द पावरलेस रिमेन्ड आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ अ न्यू हिस्टोरिकल ट्रेंड। मतलब यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि यार मतलब पूरा का पूरा स्पेस ओपन था, पावरलेस लोगों का हिस्ट्री लिखा गया, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ेगा कि पावरलेस लोगों के बीच में जो मोस्ट पावरलेस रहे हैं
उनको आपने अनटच्ड रखा, उसको आपने मतलब उनके समस्याओं को सेंटर में नहीं रखा, उनके टॉपिक को और उनसे जुड़े हुए एस्पेक्ट्स को, उनके चैलेंजेस को, उनके प्रॉब्लम्स को आपने टच नहीं किया, उसको हिस्ट्री राइटिंग में शामिल नहीं किया। ये बहुत मतलब आप तो पावरलेस के बारे में लिख ही रहे थे सवाल्टर में, तो आप एक स्टेप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आप भी नहीं बढ़े, आप भी बिल्कुल वैसे ही करे। तो यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यार आपने पावरलेस लोगों का हिस्ट्री लिखा और उसमें से जो है पावरलेस में जो सबसे ज़्यादा पावरलेस थे उसको फिर भी आपके इतिहास लेखन से बाहर ही देखा गया, आपने उसको अपने अंदर शामिल नहीं किया। तो ये समस्याएं तो चल करके आई। अब देखिए यहाँ तक तो यदि आपको समझ में आ गया होगा, तब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जेंडर हिस्ट्री की फिर ज़रूरत क्यों पड़ी। अब देखो आगे चल कर अभी जेंडर हिस्ट्री की बात हो रही है, उसमें से वुमेन हिस्ट्री ही जो है ऊपर में चल रहा है। आगे चल करके जो है आगे आने वाले दौर में जेंडर में भी अलग अलग जेंडर हैं, ट्रांसजेंडर को सेंटर में रखकर हिस्ट्री लिखा जाएगा, आगे चल करके क्वीर कम्युनिटी को लिखा जाएगा, गे को सेंटर में रखकर लिखा जाएगा। ऐसे फिर जेंडर में भी अलग अलग फिर क्लासिफिकेशंस होंगे, मतलब मतलब हाँ ठीक है, उसी में अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। अब देखिए वुमेन्स मूवमेंट जो है 1970 में स्टार्ट हुआ, मतलब पहले से ही चल रहा था, लेकिन 1970 के दशक में जो है पूरा मतलब क्लाइमेक्स पे आया। और जब क्लाइमेक्स पे चल करके आया तो इन्होंने ही एक कॉन्टेक्स्ट और इन्होंने ही एक जो है एनर्जी प्रोवाइड किया वुमेन्स स्टडीज़ को शुरू करने के लिए। इसलिए SNDT जो है पहली बार 1970 या मतलब हाँ 80 के दशक में, 80 या 90 के दशक में जो है महाराष्ट्र में वुमेन्स स्टडीज़ की पढ़ाई जो है पहली बार शुरू हुई। SNDT यूनिवर्सिटी है, वुमेन्स यूनिवर्सिटी। तो 1970 में जो महिलाओं के द्वारा आंदोलन किए गए, उस आंदोलन ने ही जो है एक आधार प्रोवाइड किया फेमिनिज्म के लिए, मतलब फेमिनिस्ट हिस्ट्री राइटिंग के लिए। पहले से हिस्टोरियंस अपने मन से नहीं लिख रहे थे, ठीक है। तो यह आर्गुमेंट जो है वह तनिका सरकार का मानना यह है कि वुमेन्स हिस्ट्री एज ए सस्टेन्ड एंड सेल्फ कॉन्शियस ट्रेडिशन डेवलप्ड फ्रॉम 1970s, since many feminist scholars were themselves involved in the vigorous and turbulent movements against rape, dowry, domestic violence। यानी उस समय जो 1970 के दशक में बहुत सारे फेमिनिस्ट जो महिलाएं थीं वह बलात्कार के खिलाफ, दहेज के खिलाफ, डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ मूवमेंट कर रही थीं, और इसमें कई सारे फेमिनिस्ट स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे। तो इन्होंने जो है उस समय मौजूद पितृसत्तात्मक यानी पैट्रियार्की का जो स्ट्रक्चर था, उसके अलग अलग फॉर्म्स थे और उसके अलग अलग कल्चरल बिहेवियर्स थे, उसके खिलाफ इन लोगों ने मूवमेंट किया। और इन सारे मूवमेंट ने जो है एक आधार, एक बेस और एक एनर्जी प्रोवाइड किया उन लोगों को जो आगे चल करके फेमिनिस्ट हिस्ट्री राइटिंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। तो हिस्टोरियंस पहले से नहीं लिखे, उन्होंने जब आंदोलन हुआ तब उनका ध्यान गया उसके ऊपर और उसके बाद उन्होंने लिखने की शुरुआत की। समझ में आ रही बात। तो 1970 के दशक का आप हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। It was here that contours of the multiple forms and structure of patriarchies and cultural practices associated with them began to be outlined through experiences of women on the ground। अभी इसको हम लोग समझें। Since the 70s also witnessed other political movements of peasants, workers, tribal turning out our attention onto the marginalized and the oppressive condition under which they lived and struggled। देखिए 70 का दशक जो है इस बात का गवाह रहा है कि उस समय सिर्फ महिलाओं का आंदोलन नहीं चला, किसानों का भी आंदोलन चला, मजदूरों का आंदोलन चला, ट्राइबल्स का आंदोलन चला, मार्जिनलाइज्ड पीपल्स का आंदोलन चला, जो ऑप्रेसिव कंडीशंस में जी रहे थे उसके खिलाफ उन लोगों ने स्ट्रगल किया और आंदोलन किया। तब जाकर के जो है हिस्टोरियंस वर फोर्स्ड to broaden the ambit of history। The content of history has thus been dramatically democratized and we are now happily moving in a direction which is making history the most dynamic discipline in the social sciences। और इन सारे चीज़ों को देख करके जो है मतलब जो हिस्टोरियंस थे वह उनका जो है मजबूरी में उनको हिस्ट्री का जो दायरा है वह उनको बढ़ाना पड़ा, और जैसे ही दायरा बढ़ाया उन्होंने तो हिस्ट्री राइटिंग का जनवादीकरण हुआ। जनवादीकरण मतलब
आम लोगों का इतिहास लिखा जाने लगा और पावरलेस पीपल इन द पावरलेस कम्युनिटी, उनकी भी बात की जाने लगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है ड्रामेटिकली जनवादीकरण हुआ। हिस्ट्री के जो मेन एलिमेंट थे जिसके आधार पे हिस्ट्री राइटिंग लिखा जाता था। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जनवादीकरण मतलब क्या, यही वह दौर है जब सबाल्टर्न भी लिखने की शुरुआत हो रही है, फ्यूडलिज्म का डिबेट भी चल रहा है, महिलाओं से ज़रूरी मुद्दे भी आ रहे हैं, पीजेंट्स को भी सेंटर में लिखा जाने लगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि हिस्ट्री का जनवादीकरण, हिस्ट्री राइटिंग का जनवादीकरण 1970 के दशक से शुरू हुआ। यह आर्गुमेंट इसलिए है। समझ में आई बात? हाँ ठीक है, चलो अब यह इसमें आप देखिए कि जब वुमेन्स हिस्ट्री शुरू हुआ तो वह जा कर के फिर क्या हुआ, वुमेन्स हिस्ट्री जब शुरू होगा तो सोशल साइंसेज का जो एरिया है वह भी कहीं ना कहीं ब्रॉड होगा। ठीक है, और बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट हिस्टोरियंस एंड ओनली सम ऑफ देम एट दैट respond to grassroots assertions. They do not lead the new trends but merely follow the agenda set by our people. यानी आपको यह बात समझनी होगी और उन हिस्टोरियंस को आपको पहचानना होगा, क्योंकि बहुत कम ऐसे हिस्टोरियंस रहे हैं जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर उन्होंने चीज़ों को देखा, समझा और लिखा है। सामान्य तौर पे हिस्टोरियंस में वह भीड़ है, और वह भीड़ यह है कि जनता के द्वारा जिन एजेंडा को लेकर के आंदोलन किया जाता है, मूवमेंट किया जाता है, विद्रोह किया जाता है, उसी आंदोलन पे हिस्टोरियंस फोकस्ड करते हैं और उसको हिस्ट्री राइटिंग में ला करके एक नए हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। तो बहुत कम लोग हैं जो खुद से ग्रास रूट पे जाकर लिखते हैं। मैक्सिमम लोग कौन है, आंदोलन हुआ तब उनका ध्यान आकर्षित हुआ तब वो लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, यह बात कहा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और शायद यही वजह है कि जेंडर हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत करने के लिए भारतीय इतिहासकारों को 70 के दशक में होने वाले महिलाओं के द्वारा आंदोलन, चाहे बलात्कार के खिलाफ हो, चाहे दहेज प्रथा के खिलाफ हो, चाहे घरेलू हिंसा के खिलाफ हो, या फिर चाहे महिलाओं से जुड़े हुए अलग अलग पहलुएं जहां पर पितृसत्तात्मक ढांचा उनके साथ भेदभाव और उनका शोषण कर रहा था, उनके खिलाफ चल रहे आंदोलन हो, उसकी ज़रूरत पड़ी कहीं न कहीं इंडियन हिस्टोरियंस को। तभी जा कर के उनका ध्यान अट्रैक्ट हुआ और उन्होंने जो है एक नए हिस्ट्री राइटिंग यानी फेमिनिस्ट हिस्ट्री राइटिंग की शुरुआत करी। ठीक है, तो यह साथियों जो है फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी का हमारा पहला लेक्चर था, जिसमें हम लोग पढ़े हैं कि किस तरीके से इसका आधार तैयार हुआ और कब तैयार हुआ, और तनिका सरकार के आर्गूमेंट को भी हमने पढ़ा, सबाल्टर्न ने क्या किया, मार्क्सिस्टों ने क्या किया और कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके खास विशेषताएं क्या क्या रहीं, इनसे रिलेटेड किताब के बारे में, इनसे रिलेटेड हिस्टोरियंस के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को इतना ध्यानपूर्वक सुना। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जो भी इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है, आपको लगता है कि उसको शेयर कर देना चाहिए, उसे फ़ायदा हो सकता है, तो प्लीज़ आप उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको हमारा कंटेंट और पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को ही बोलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए।